सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है रितेश परिहार। और ये कुंडली आई है रीवा मध्य प्रदेश से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1981 सुबह 6:30 बजे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आपको बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने बात कही कि महिलाओं का जो जातिकाओं का नाम होता है वो बड़ा कोमल हो, स्पष्ट हो, दीर्घ स्वर से उसका एंड होता हो, मतलब उसकी जो समाप्ति होती हो, नाम का अंतिम अक्षर दीर्घ स्वर से युक्त हो और आशीर्वादात्मक हो। मतलब ऐसा लगे कि आप अपनी बेटी बहन का नाम जब ले रहे हैं तो आशीर्वाद सूचक हो, जैसे राधा, देवी, और उसमें देवी जुड़ा हो। उस नाम का जो उपनाम होता है या उसका जो जैसे होता है ना, पुरुषों में क्या होता है, राम जी, राम कुमार, लक्ष्मण कुमार, ऐसे। तो जातिकाओं के नाम में उसमें यशोदा देवी, ऐसा रखना चाहिए। ये नामकरण संस्कार है जिसके बारे में मैंने आपसे अपने विशेष कार्यक्रम में भी इस पे चर्चा की है। आप देख सकते हैं, वो कार्यक्रम प्लेलिस्ट में है बना हुआ। वीडियोस टैब में जाइएगा, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में 16 संस्कारों पे चर्चाएं, उसमें वो मैंने 16 संस्कारों पे चर्चा की है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। आइए मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दूं। ये कुंडली बनी है उत्तरायण शिशिर ऋतु शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि। जरा समझने की बात होगी। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बड़ा ही कायम रहता है और शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा व्यक्ति को व्यवसाय करवाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा व्यक्ति को बड़े ही सौहृद नेचर का बनाते हैं। वो झगड़ालू नहीं होता और विद्या अध्ययन करने में उसकी ललक होती है, जिज्ञासु होता है, स्पष्ट बोलने वाला होगा, सुंदर मुखाकृति होती है, बड़ा ही निश्चल भाव होता है, पारंपरिक परिवेश में रहने वाला और परमात्मा का ध्यान करने वाला होता है। यहां जन्म हुआ शनिवार। अब शनिवार का प्रभाव ये होगा भगवान कि अगर आपका भी जन्म शनिवार को हुआ है तो आपको 2-3 चीजें हमेशा इस जीवन से सीखनी चाहिए। जैसे आप दुखी ना हो, जैसे आप असंतोषी प्रवृत्ति के ना हो, जैसे आप कठोर ना हो, जैसे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो, जैसे आप बहुत ज्यादा एक होता ना जैसे दुखी आत्मा का, ऐसा। जैसे आपने कभी किसी को देखा होगा जो हमेशा वो ऐसे खुश ना रहे या वो थोड़ा उदासी प्रवृत्ति वाला होता है, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आगे इनका जन्म हुआ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और सिद्ध योग में। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, जहां व्यक्ति कोई भी काम अगर अपने हाथ में लेगा तो उसे पूरा करेगा। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति शनि होते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि व्यक्ति इहलौकिक सुख से ज्यादा पारलौकिक सुखों को भोगना चाहता है और प्रैक्टिकल मानसिकता के साथ अपने जीवन की यात्रा पूरी करना चाहता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अधिपति शनि, और इस कुंडली में शनि ही लग्नेश है। इसका अर्थ है सीधा कि अगर आपके जन्म का नक्षत्र जो है, अगर उस नक्षत्र के अधिपति आपकी कुंडली के कारक ग्रह बनते हो, इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में शनि की दशा अच्छी जाएगी और साथ ही साथ आपकी कुंडली का चंद्रमा महत्वपूर्ण प्लेनेट बनेगा, क्योंकि वो एक ऐसे नक्षत्र में अपना जन्म दे रहा है आपका जो उस कुंडली का कारक ग्रह है। इस वजह से ये अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, जो हर तरीके से व्यक्ति की मदद कर सकता है। जैसे आप धन के बारे में कहें, विचारों के मामले में कहें, स्वास्थ्य के मामले में कहें, शुद्धता के मामले में कहें, साफ सफाई के मामले में कहें, आयु के मामले में कहें, किसी भी तरीके से वो नुकसानदायक नहीं होता। वाणिज्यकरण में है, इस वजह से अपना व्यापार जातक को लाभदायक स्थिति में लेके जाता है। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास सात्विकता है। राजसिक प्रभावों का तो उतना प्रभाव नहीं होगा, पर सात्विकता रहेगी। दैवज्ञ और दैव प्रभावों से युक्त रहता है, शुद्ध होता है, अंतःकरण का श्रेष्ठ होता है, विचारों का, और गंभीरता होती है स्वभाव में। ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन में आसानी से देखने को मिलती हैं। जैसे ये चीजें जो होती हैं वो पंचांग हमारे जीवनचर्या को प्रभावित करता है, दिनचर्या को प्रभावित करता है, विचारों को प्रभावित करता है और स्वभाव को प्रभावित करता है। ये इनसे ही हमारी कुंडली के निर्माण में मदद मिलती है, आप ये ऐसा कह सकते हैं।
आइए अब विषय पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली बनी मकर लग्न की। मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं और साथ ही साथ शनि भी लग्नेश होकर के बड़े अच्छे बनते हैं। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए बुध भी बहुत अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, तीसरे छठे के साथ साथ नवम भाव के अधिपति होते हैं। लग्नेश जो शनि है वो बने हैं 12वें भाव और तीसरे भाव के अधिपति गुरु के संग। इस वजह से व्यक्ति एक वक्त पे सरकार से सहयोग लेना चाहता है पर उसमें थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है और वो उससे बच करके निकल जाता है या फिर उसे सरकारी नौकरी में उतना योग नहीं मिलता। गुरु का शनि के संग बैठना पिता का संपूर्ण सुख देता है और कन्या राशि में गुरु और शनि बैठे हैं, इस वजह से आलस्य भी दे सकते हैं। भाग्य भाव में शुभ ग्रह की राशि का बनना और शुभ ग्रह का बैठना, लग्नेश का बैठना जातकों को भाग्यशाली, समाज के लिए चिंतित, समाज में हो रही घटनाओं पे व्यथित और दुर्दशा से समाज की दुर्दशा नहीं देखना चाहता। वो हमेशा चाहता है समाज खुश रहे, लोग खुश रहें, वो समाज को देना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है समाज के लिए। बड़ा ही उदार मना और प्रकृति पूजक होता है। क्लियर है? लग्न में शुक्र और सूर्य बैठे हैं पर केतु भी संग बैठे हैं, इस वजह से आध्यात्मिकता रहेगी, चिंतन रहेगा, धार्मिकता रहेगी क्योंकि गुरु पहले ही लग्न को देख रहे हैं। पर वहां पे उस भाव के अधिपति लग्नेश भाग्य में भाग्य के कारक के संग बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का चरित्र बड़ा अच्छा होता है। और चूंकि ये बात इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि गुरु ने सूर्य को और शुक्र को देखा है, जिसके कारण व्यक्ति के पास ज्ञानार्जन, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान से धन कमाना और श्रेष्ठ मति बुद्धि के साथ अपने जीवन को बिताना, ये सब रहता है। किसी से झगड़ा नहीं, किसी से फसाद नहीं, किसी से कोई मतभेद नहीं। इस तरीके की ये कुंडली साबित होती है। ये कभी किसी को गलत सलाह नहीं दे सकती और ये कुंडली हमेशा ही श्रेष्ठ विचारों से युक्त रहने वाली है, जहां लग्न में शुक्र व्यक्ति को धार्मिकता से ओतप्रोत रखेंगे। धन भाव में मंगल और बुध का बैठना व्यक्ति को धन आए तो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने बल से नहीं, इनके पास बल की अधिकता नहीं हो, पर मंगल के संग बुध का बैठना क्रिएटिविटी देता है। और वैसे मंगल चतुर्थ भाव के साथ साथ इस कुंडली में लाभ के अधिपति होकर के भाग्य भाव के अधिपति के संग बैठे हैं। मतलब जब जन्म कुंडली की बात करते हैं तो लाभ के अधिपति का संबंध भाग्य के अधिपति के संग हुआ है, पर गौर करिए तो ये चतुर्थ भाव के साथ साथ छठे भाव के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से व्यक्ति का पैसा अटक सकता है और सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह सकती है, या अगर सरकारी नौकरी करे तो उसमें भी उसको थोड़ी बहुत उसका पूरा मन ना लगे या संपूर्ण उसका सुख ना भोग पाए, ऐसी चीजें होती है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात बनी है वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव की बनी है, क्योंकि वस्तुतः सबसे पहले तो लग्नेश भाग्य में बैठे और लाभेश धन में बैठ गए। लाभेश धन में बैठे अपने भाव से 4 घर आगे और लग्न पे गुरु की दृष्टि। लग्न में सूर्य और शुक्र व्यक्ति को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करके कुछ चीजें प्राप्त होती हैं जीवन में, जैसे जितना करे उतना ना मिले, थोड़ा बहुत अंतर के साथ मिलता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात वैसे भी नहीं है। तृतीय भाव के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं और मीन राशि के ऊपर से 7.5 भी चल रही है। गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, पीछे मंगल और बुध बैठे हैं। चंद्रमा से ठीक पीछे 12वें भाव में मंगल का बैठना छोटे भाई बहनों से कई बार मतभेद बना देते हैं। पर वैसे लाभेश का धन भाव में बैठना और इस कुंडली के लिए, चूंकि मकर लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश जन्म कुंडली में तृतीय में बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य में कभी कभी खटपट होती है, स्वास्थ्य कमजोर रहे, इनकम डेली बेसिस का रेगुलर ना आए, या कई बार पैसे पढ़ करके बच्चे भाग जाते हैं, देते नहीं है, ऐसा भी होता है और कई बार ये नुकसान के योग बना देते हैं। वैसे चंद्रमा पे राहु और गुरु शनि का प्रभाव है, इस वजह से पापक ग्रह का प्रभाव उस पर ज्यादा है। और मकर लग्न की कुंडली के लिए भाव का अधिपति अगर भाव को देखे तो गड़बड़ नहीं होगा। गुरु लग्नेश के संग बैठे हैं, इस वजह से कुंडली कमजोर कभी भी नहीं कही जाएगी। ये इतनी बात है। चतुर्थ भाव के अधिपति का तृतीय में बैठना बहुत अच्छा होता है। अब आपकी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव के अधिपति धन में बैठे हों तो चतुर्थ भाव के अधिपति मतलब ये केंद्र का सबसे सुखदायक योग है, ये भाव है। और उस भाव के अधिपति अगर कोई शुभ ग्रह बनते हों तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। पर यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति सबसे पहले लग्नेश के मित्र नहीं होते और चतुर्थ भाव के अधिपति धन में बैठेंगे जो कि इनके मित्र की राशि भी नहीं है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को उस शांति के साथ धन कमाने में दिक्कत होगी। और चूंकि चतुर्थ भाव के अधिपति रोगेश के संग बैठ रहे हैं तो कभी कभी विचारों में उद्विग्नता भी बढ़ेगी। हालांकि व्यक्ति माता और पिता के प्रति बहुत ही अच्छे भाव लेकर के पैदा होता है और ये बहुत अच्छी बात होती है कि चतुर्थ भाव के अधिपति का धन में बैठना नैसर्गिक रूप से ये एक अच्छा नेचर देता है और व्यक्ति अपने चल अचल संपत्ति का इकट्ठा करने वाला, पैतृक संपत्ति का सुख भोगने वाला
और गंभीरता से अपनी बात पूरी क्रिएटिविटी से करने वाला होता है। क्लियर है? मंगल के साथ बुध व्यक्ति को खेल क्षेत्र में भी लेके जाते हैं। उसकी जो तार्किकता होती है वो बड़ी ही गंभीर और बड़ी मजबूत होती है। मतलब वो कभी भी किसी से डिबेट में हारे नहीं। वो प्रवक्ता बन सकता है, वो वकील बन सकता है, वो शिक्षक बन सकता है, वो अकाउंटेंट बन सकता है, वो किसी के बैक ऑफिस का काम कर सकता है, पूरा काम संभाल लेने का काम, ऐसी चीजें होती हैं। इसके बाद खेल क्षेत्र से जुड़ा हो तो कोई काम कर सकता है, किसी को दिमाग देना हो, किसी की समस्या का हल निकालना हो, ये सब व्यक्ति कर सकता है। पंचम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना गुरु से दृष्ट, मतलब पंचम भाव भी और पंचमेश भी, और ये कुंडली मोरालिटी के मामले में बहुत आगे होगी, क्योंकि पंचम भाव अगर लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति को संतान से, व्यक्ति को अपने ज्ञान से, व्यक्ति को अपनी पिपासा से, जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति से, ये सारी चीजें भर देने का काम हो जाता है। क्योंकि लग्न में सूर्य और शुक्र बैठे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा। व्यक्ति विवाह में, विवाह के बाद किसी भी विषय बिंदु पे थोड़ा कंफ्यूज रहे, थोड़ा भ्रम में रहे और उसको दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, ये ऐसा हो सकता है। पर इसके पीछे का कारण ये होगा कि चंद्रमा चूंकि जन्म कुंडली में पापक हैं, और दूसरा कि शुक्र सूर्य के संग बैठे हैं। और मकर लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में शुक्र ही बनते हैं। योग कारक ग्रह का लग्न में बैठना और जहां देखना, ये दोनों ही जगह को बड़ा ही शुद्ध और परिष्कृत कर देते हैं। अभिषिक्त हो जाता है जातक विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद से, और साथ ही साथ अपने पूर्वजों के मान मर्यादा का ख्याल रखने वाला। दशम भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न योग बना देता है। लग्नेश का भाग्य भाव में जाना, भाग्येश के संग बैठना या भाग्य के कारक के संग बैठना व्यक्ति को धनवान, श्रेष्ठ बुद्धि का, शुद्ध आचरण करने वाला। पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को संतान से सुख और सुख का भोक्ता बना दी। ये कई प्रकार से, कितने प्रकार के राजयोगों का निर्माण करने वाला हो जाता है। क्लियर है? छठवें भाव के अधिपति का धन में जाना, लेकिन एकादशवें के अधिपति के संग। अब ये जो बात होगी, ये जातक को कई बार जीवन में थोड़ी सी दरिद्री दिखाने वाली बात बन जाए, या कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगे जैसे मंगल और बुध की दशा में कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, या निगेटिविटी बढ़े, या फिर कई बार आपके पैसे अटक सकते हैं। इस वजह से मंगल और बुध की दशा में जब कभी भी हो, किसी को पैसे देने से बचना चाहिए, और हो सकता है तो दुश्मन बनाने से बचना चाहिए। ऋण लेकर के आप अगर काम करना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, आप लेन देन का काम करें, पर देना नहीं है, लेना है। क्लियर है? ये ऋण कई बार आपके छोटे व्यापार को बढ़ाने में आगे बढ़ा सकता है। ये ऋण आपको कई बार आपकी पहचान के लिए आधार बिंदु बन सकता है। पर धन भाव में छठवें और 12वें भाव या एकादशवें भाव के अधिपति का बैठना कई बार व्यक्ति को शत्रुओं से धन उपार्जित करने का काम भी कर देता है। ये धन कई बार आप पे कोई तिकड़म बनाए, कोई आपका नुकसान पहुंचाना चाहे, पर वो आपका नुकसान ना हो करके आपका वापस फायदा हो जाता है डबल का। ये मंगल और बुध की दशा में आसानी से कई बार धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, पर देने से दिक्कत होती है। ये इतनी बात है। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। शुक्र और सूर्य कंफ्यूज होकर के, भ्रम से युक्त होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव में राहु और सप्तम भाव पे कुंडली के पंचम भाव के अधिपति की दृष्टि, ये कई बार व्यक्ति के प्रेम विवाह में लेके जाती तो है, पर बाद में चलकर के उसमें खटास भी दे देती है। या कई बार आयु की क्षीणता, या कई बार स्वास्थ्य की कमजोरी, या कई बार श्वसन तंत्र कमजोर हो, या कई बार मानसिक अव्यवस्था का शिकार हो जाए। चंद्रमा चूंकि शनि और राहु दोनों से दृष्ट हैं, उनके ठीक पीछे मंगल उनका बल कमजोर कर रहे हैं। इस वजह से हमें अपनी आत्मीयता, हमें अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने कन्विंसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपनी वाणी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। ये इतनी सी बात है। अष्टम भाव बहुत बढ़िया बना है, पर ये आयु देता है, आयु देने के साथ साथ रोग भी देता है। और चूंकि लग्न के अधिपति जो बने हैं वो गुरु बने, शनि बने हैं, और राशि के अधिपति बने हैं गुरु, तो लग्नेश और राशिश दोनों एक दूसरे के संग बैठ गए। ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक हो सकती है। पर समस्या ये है कि वहां अष्टम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं पंचमेश के संग, जो इस कुंडली का कारक ग्रह है। अष्टम भाव के अधिपति अगर सूर्य हो जाएं तो खराब नहीं होता, क्योंकि अष्टम का दोष सूर्य को लगता नहीं है, पर अच्छा भी नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी भाव से निश्चित रूप से प्रभावित होता है, तो वो अष्टम का अधिपति है तो अब आपका दिमाग खाएगा, अब बेवजह की बातों पे आपकी ऊर्जा लगाना चाहेगा, और
जिम्मेदारी कभी खत्म होने का नाम ही न ले, बेवजह की परेशानी कभी खत्म होने का नाम ही न ले, और बार बार आपको डॉक्टर के पास, बार बार आपको ज्योतिषियों के पास जाने का मन करता है कि मुझे कुछ हुआ है। एक भ्रम सा दे देता है कि पता नहीं मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। आप जब चेक करेंगे तो आपको कुछ होगा नहीं, पर लगेगा कि मुझे कुछ हुआ है ऐसा। तो अगर ऐसा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ग्रह का प्रभाव है और वो उसी के कारण हो रहा है। नवम भाव बहुत अच्छा बना है और ये धनवान बना रहा है, क्योंकि नवमेश धन में बैठे हैं। ये अपने आप में महाधनी योग होगा और धनवान के साथ साथ महाभाग्यशाली योग भी होगा। ये चिरंतन सुख देता है। बुध की दशा में कोई भी मांगलिक कृत्य करनी हो, विवाह करना हो, पुत्र पैदा करना हो, संतान को विवाह में डालना हो, या नया घर लेना हो, नई गाड़ी, नया बंगला, कुछ भी लेना हो, आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, बुध और गुरु की दशा में आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली में दशम भाव ठीक बना, ये आपको लक्ष्मी संपन्न और व्यक्ति को कार्मिक बनाता है। एकादशवां भाव बहुत अच्छा बना है। 12वां जन्म कुंडली में भाग्य भाव में आकर के भाग्य की कमजोरी और थोड़ी सी अकुलाहट देते हैं। ये इतनी सी बात। नवमांश कुंडली में 2 शुभ ग्रह केंद्र में, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ के अधिपति, यहाँ भी गुरु और शनि एक संग बैठे हैं। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा, कई बार दाम्पत्य में कमजोरी और कई बार पत्नी की वाणी थोड़ी कठोर होती है और डिप्लोमेट होती है। यहाँ मंगल राहु के संग, इस वजह से किसी से दुश्मनी न करें, विशेषतः अपनी पत्नी से, नहीं तो भारी पड़ जाएंगी। यहाँ पे बुध बैठे हैं जो जन्म कुंडली के 12वें के अधिपति हैं। पत्नी कई बार प्रेम करती है पर बताती नहीं है, ऐसा भी संभव है। या कई बार वो अपनी जिज्ञासा आपके सामने प्रकट नहीं करती है। उनके दिमाग में अगर कुछ चल रहा हो तो उसे जानने की कोशिश करें। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का 6ठे बैठना, 8वें बैठना, 12वें बैठना पर उच्च के शनि के साथ आप व्यापार और अपना काम बिल्कुल कर सकते हैं। आप शिक्षकीय गुणों से युक्त हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो पापक है, पर एकादशवें भाव पे शनि की दृष्टि, लाभेश जन्म कुंडली में बैठे हैं धन भाव में। इस वजह से कई जगह से आप धन कमा सकते हैं। थोड़े मोड़े इनकम, आप छोटे मोटे इनकम से आप शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से भी कमा सकते हैं, पर उतना नहीं। अपने बल से ज्यादा अगर किसी दूसरे के बल से उसमें पूरी तरीके से ट्रेनिंग लें तो बहुत अच्छा होगा। दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना व्यक्ति के इनिशियल स्टेप को थोड़ा विलंब देता है। 12वें भाव में केतु बैठे हैं जो कई बार जिम्मेदारी देते हैं। धन भाव में मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं दशमांशा कुंडली में। ये बहुत अच्छा होता है धन कमाने के लिए, और व्यक्ति अपने बुद्धि से जीरो से शुरू करता है और अंत तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है। पराक्रम भाव में सूर्य और बुध का बैठना ये बहुत अच्छी बात होगी, पर नौकरी के संग और कई बार सरकार या सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए व्यक्ति किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, उन्हें पढ़ा सकता है, उन्हें सिखा सकता है, समझा सकता है। ये सारी चीजें बनी। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, तार्किकता बहुत अच्छी है, समझदारी बहुत अच्छी है, जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि वो व्यक्ति कभी किसी को नुकसान में नहीं देखना चाहता है, वो कभी किसी को गलत सलाह नहीं देना चाहता है, और ये सब चीजें इस कुंडली में बनी है। वैसे इस कुंडली के लिए अंक सदैव से बढ़िया रहेगा 8। इस कुंडली के लिए दिन शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए दिशा पश्चिम बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए वृषभ और कन्या राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। झगड़े ना करें मिथुन, सिंह, धनु, मेष और कुंभ वालों से झगड़ा ना करें। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अभी शुक्र की दशा है, रगड़ के काम करिए, बहुत अच्छी दशा चल रही है। और मैं समझ रहा हूं कि शुक्र के पास कम से कम इस कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति से युक्त है। इस वजह से आपको कारोबार में मेहनत करनी पड़ेगी हमेशा, ये पक्की बात है। मंगल की दृष्टि अच्छी यहां नहीं है, मंगल की दृष्टि अच्छी यहां है, मंगल की दृष्टि अच्छी यहां नहीं है। मतलब मंगल की दृष्टि आपको इनोवेटिव बना रही है, सीधी बात है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे है और यहाँ के अधिपति लग्न में, उनके साथ व्यय में संबंध में जा रहे हैं, और अपने भाव से 5 घर आगे 9 घर पीछे, या 9 घर आगे 5 घर पीछे का संबंध शुक्र के लिए अच्छा रहेगा, जो व्यक्ति को पत्नी का, बच्चों का और समाज का सुख देता है। कभी भी प्रतिष्ठा खत्म नहीं होती है। वैसे इस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, और इस कुंडली के लिए शुक्र 11 डिग्री पे और सूर्य 25 डिग्री पे शुक्र अस्त नहीं होंगे, पर मंगल जो है वो 7 डिग्री के हैं, इस वजह से सूर्य से अस्त हो जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की मानसिक शांति कभी कभी भंग हो सकती है, और कभी कभी चल अचल संपत्ति बनाने में दिक्कत हो सकती है। माता का आशीर्वाद उसे मिलता रहेगा, पर उनके साथ कभी कभी खटपट या घर से दूर रहने की स्थिति बनती है। अपनी पत्नी को कहें कि आपकी माताजी के साथ उनके संबंध अच्छे बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र के आधार पर श्रवण बहुत अच्छा रहेगा, और उत्तरा भाद्रपद, हस्त, उसके बाद मृगशिरा, और ये सब नक्षत्र अच्छे हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में पुष्य भी अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में कमजोर दशाएं कौन सी रहेंगी? गुरु में मंगल और गुरु में बुध, गुरु में राहु, राहु में शनि, राहु में शुक्र,
राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, ये दशाएं कमजोर रहेंगी। अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा है, तो कमजोर कौन कौन सी दशा शुक्र में रहेगी? 2039 तक अभी शुक्र की दशा है। शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा इस कुंडली के लिए मारक होता है। हालांकि इस भाव में अगर राहु नहीं बैठते तो चंद्रमा और भी अच्छे होते, या सप्तम भाव का फल और भी अच्छा होता, पर सप्तम भाव में राहु आकर के व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट में डालते हैं और कई बार दैनिक जो जीवन होता है या छोटा समाज प्रभावित होता है। आपकी कुंडली में आपके बड़े बेटे से बहुत सुख मिलने वाला है। संतान में दूसरी संतति धनदायक होगी और आप अपना कारोबार बिल्कुल कर सकते हैं। अपना ही कारोबार करिए, कभी नौकरी के चक्कर में ना पड़िए। इस कुंडली में शुक्र में कौन कौन सी दशाएं कमजोर जा सकती हैं मैं वो बता रहा हूं। तो शुक्र में राहु, धन खर्च खूब होगा, और शुक्र में गुरु बहुत अच्छा रहे, शुक्र में शनि बहुत अच्छे रहे, शुक्र में बुध कमजोर हो सकते हैं, इस वजह से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। शुक्र में केतु मानसिक कमजोरी देते हैं, और उसके बाद सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य गुरु से दृष्ट है और उनके पास अपना बल है, धनिष्ठा में बैठे हैं। मंगल जो है वो द्वितीय भाव में, मंगल धनिष्ठा में नहीं है, शतभिखा में है। इस वजह से कभी कभी अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल व्यक्ति करता है और आसानी से किसी पे विश्वास कर लेता है। और वाणी उग्र नहीं है, ये ठीक है, सत्य बोलने की कला है। इस वजह से इस कुंडली को कभी कभी नुकसान झेलना पड़ सकता है, पर उससे समझौता मत करिएगा। ये आपकी कुंडली है। अब आपको मैं कुछ और भी चीजें बताता हूं। षडबल के आधार पे इस कुंडली में मंगल और बुध और सूर्य सबसे बढ़िया बैठे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य को बल देने की आवश्यकता होगी। इस वजह से रविवार को नमक और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। चंद्रमा के लिए आपको शिव जी के मंदिर का दर्शन और भगवान शिव को दही अर्पित करना चाहिए सोमवार को। मंगल और बुध के लिए आपको कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 21 दुर्वा बुधवार को गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। गुरु के लिए आपकी कुंडली में बल बहुत अच्छा है, एकादशी करेंगे तो ये और भी मेंटेन रहेंगे। और दान की प्रवृत्ति बढ़ाइए, मंदिर जाना शुरू करिए, मंदिर धोना शुरू करिए, गुरुजनों का आदर और उनका दर्शन कुछ कुछ महीनों पे होता रहे। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर वो आपके टेस्ट को कभी कभी बिगाड़ देते हैं। शनि, राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली में कभी कमजोर नहीं जाएंगी, पक्की बात है। राहु इस कुंडली में कर्क राशि में, जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति गुरु से और राहु से दृष्ट है। इस वजह से राहु की दशा कमजोर नहीं है, हालांकि वो सप्तम भाव में है और अष्टम भाव के अधिपति सूर्य से देखे जा रहे हैं। इस वजह से कभी कभी पत्नी का स्वास्थ्य और उनके पीछे व्यय संभव है। इतनी सी बात। होरा कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की दशाएं बहुत अच्छी जा रही हैं और उन्हें जाने दीजिए। बाकी के ग्रहों में आपकी कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य की दशा बेहद अच्छी जाएगी हमेशा ही, मतलब अंतर में भी ये कमजोर नहीं, पर उनमें जो मैंने वो दशाएं जो बताई हैं वो कमजोर रह सकती हैं। बस इतनी सी बात। आपकी कुंडली में वाहन वगैरह का सुख है और बिल्कुल है। पुत्र का सुख आपकी कुंडली में निस्संदेह होगा, थोड़ा देर या विलंब हो सकता है। वैसे आपकी कुंडली में उपासना बहुत अच्छा बन रहा है। आपके पास आपका मन है, उसका सदुपयोग करिए। गीता जी का अध्ययन, रामचरितमानस का पाठ और ये सब चीजें करते रहिए जीवन में। अगर हो सके तो गाय की सेवा आप आवश्यक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीजें। इस कुंडली में लग्नेश अगर भाग्य भाव में नहीं बैठे होते और अगर आपका चंद्रमा कारक ग्रह या लग्नेश के नक्षत्र में नहीं बैठा होता तो कुंडली को कमजोरी मिलती। अगर लग्न के अधिपति गुरु के संग बैठे हों, भाग्य भाव में बैठे हैं, इसे बहुत अच्छा कहेंगे। लग्नेश की युति अगर शुभ ग्रह के संग शुभ भाव में हो जाए, इसे सबसे अच्छी बात कहते हैं। चाहे आयु हो, धन हो, संपत्ति हो, आशीर्वाद हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, चिंतन हो, उसकी व्यवहारिकता हो, उसके समाज में गंभीर होने का जो भाव होता है वो सब बहुत अच्छा है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में सदैव कायम रहती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।